नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गोदावरी के ऑनलाइन चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में एग्ज़ाम के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी थी और वो जानकारी थी कि वस्तुनिष्ठ परीक्षा यानी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम को कैसे हम हल करें, उसमें हमारा समय प्रबंधन कितना बेहतर और कैसे हो सकता है। चूँकि आज स्वतंत्रता दिवस है, इसलिए इस अवसर पे आपको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और कर्मवीरों की भांति प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के प्रति अगर समर्पण दिखाता है तो निश्चित तौर पे वो सफलता उसको मिलती है। और आगे चल के खंड शिक्षा अधिकारी का यानी 16 अगस्त यानी कल आपका एग्ज़ाम है और उसके लिए मैं आज एक अन्य रणनीति पे मैं चर्चा करूंगा और उसको मैं आपको चर्चा करके वीडियो दूंगा, जिससे आपको कल पेपर देने में आसानी हो। और ये चूँकि एक समस्या बच्चों के सामने रहती है कि पेपर हल करते समय प्रश्नों की प्रकृति विविध प्रकार की होती है, उसमें एक प्रकृति है कथन और कारण पर आधारित प्रश्न का समाधान कैसे करें या इसको हम हल कैसे करें। कथन और कारण पे आधारित जो प्रश्न हैं, कभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में इनकी संख्या प्रबल होती है। इस प्रश्नों को देने का मकसद जो है परीक्षा संस्था का ये होता है कि बच्चे का दिमाग कितना एनालिटिकल है, यानी बच्चा अपने मन मस्तिष्क से चीज़ों को कितना एनालाइज करके यानी विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालता है। और इसका प्रतिनिधित्व जो है लगभग हर तरह के पेपर में 10 से 12 कभी 4-5 भी हो सकता है, लेकिन वो निर्णायक होते हैं क्योंकि इसको हल करना बहुत आसान होता है। लेकिन कैसे हल किया जाए इसकी जानकारी के अभाव में लोग अक्सर गलतियां कर जाते हैं इन प्रश्नों को लेकर। और बहुत से लोगों ने पिछला लोक सेवा आयोग का जो प्रारंभिक परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसमें लोगों की शिकायत थी कि हमने बहुत से प्रश्नों में ऐसे समझ ही नहीं पाए कि कथन और कारण यानी असर्शन और रीजन जो समान अध्ययन के विभिन्न खंडों से जुड़े हुए हैं उसको हम कैसे हल करें। और ये फीडबैक मुझे SMS द्वारा, मोबाइल से बातचीत द्वारा बहुत से बच्चों ने मिल के दिया। तो मैंने समझा कि इस मुद्दे पे आज बात करना जरूरी है और इसकी उपयोगिता कल आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए अच्छी साबित होगी। इसीलिए मैंने इस पे आज चर्चा करने की सोचा और ये महसूस किया कि आज आपको इस पे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दूं, जिससे आप परीक्षा हॉल में बैठकर इस तरह के प्रश्नों को अच्छे ढंग से समझ सकें और हल कर सकें। अब आते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। उसमें दो, एक कथन और एक कारण होता है। कथन को हम लोग अक्सर इंग्लिश में असर्शन कहते हैं और कारण को रीजन कहते हैं। देखिए, मेरा टॉपिक यही है, इसलिए मैंने आपसे चर्चा किया। अब इस पे जो है हम प्रश्नों पे गौर करेंगे कि प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये असर्शन है। रीजन क्या है कि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न ही एकात्मक है। अब हमें इस पर गौर करना है कि दोनों ऑप्शन सही हैं कि नहीं। अगर दोनों ऑप्शन सही हो जाते हैं तो जो आपका C और D ऑप्शन है कि A सही है किंतु R गलत है और A गलत है किंतु R सही है, ये बाहर हो जाएंगे। मतलब आपको उसको टिक करने की या उस पर गौर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम गौर करेंगे कि भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है, ये कथन सही है। क्योंकि भारत के बहुत से विद्वानों ने या बाहरी विद्वानों ने जो भारत में के संविधान में केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जो संघीय व्यवस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है कि एक संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के शक्तियों का जो बंटवारा होगा स्पष्ट होगा और कोई दूसरे के अधिकारों का हस्तगत नहीं करेगा। इन अधिकारों को लेकर लोगों में संशय की स्थिति बनी रहती है। केंद्र अत्यधिक शक्तिशाली है, ये माना जाता है कि अगर वो राज्यों का अस्तित्व मिटा सकता है, नए राज्यों का गठन कर सकता है, किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, तो फिर राज्य
के अधिकारों का मतलब क्या है। इसलिए बहुत से विद्वानों ने इसको, भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका असर्शन सही है। रीजन क्या है? भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न एकात्मक। चूंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है न एकात्मक, ऐसा विद्वानों का आक्षेप है कि ये न संघात्मक है न एकात्मक है, इसलिए हमारा रीजन भी सही है। अब जब दोनों सही है तो हमारे जो सी और डी ऑप्शन है, ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ये अपने आप मुकाबले से बाहर हो गए। मुकाबले का संदर्भ ये है कि आप इस दोनों ऑप्शन को नज़रअंदाज कर दे, ये तय हो गया कि दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब सही है कि नहीं है, व्याख्या कराता है कि नहीं कराता है, इसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझने का एक ही जरिया है, कुछ नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, इस पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा नहीं खर्च करनी है। बस पहले वाले असर्शन को पढ़िए कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, उसके बाद आप क्योंकि शब्द लगाइए, क्योंकि भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न तो एकात्मक है। जब आप इन दोनों कथनों के बीच, कथन और कारण के बीच क्योंकि लगा देंगे तो आपका उत्तर निकल आएगा कि व्याख्या करता है कि नहीं करता है। अब इतना तय हुआ कि जब क्योंकि लगाए तो भारतीय संविधान इसलिए अर्ध संघात्मक है कि पूर्णतया संघीय व्यवस्था के इसमें लक्षण नहीं है, कुछ लक्षण संघात्मक है, कुछ एकात्मक है। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा कि ए और आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। इसी तरह हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। ये निश्चित तौर पे माना जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चूंकि जनता का शासन माना जाता है और जनता बड़ी आबादी होने की वजह से प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर सकती, इसलिए अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है। और ये माना जाता है कि जब वंचित समूह है, जो कमज़ोर समूह है, जैसे महिलाएं कुछ कमज़ोर मानी जाती है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के तौर पे, बच्चे जो हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, इनको विशेष संरक्षण की ज़रूरत है। और इनका संरक्षण तभी हो सकता है जब शासन में इनकी ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी बढ़ेगी। तो इसलिए माना जाता है कि लोकतंत्र के बड़े दावेदार है, क्योंकि अगर हम इनकी भागीदारी बढ़ाएंगे तो इनका विकास भी होगा और ये आगे बढ़ पाएंगे। अब रीजन क्या है? इसका मतलब कि ये ऑप्शन सही है। रीजन क्या है? भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बन के उभरा है। अब ये समूह आत्मसम्मान कैसे प्राप्त कर सकता है? शासन में भागीदारी द्वारा इनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इनका सम्मान बढ़ेगा, इनका पद बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पे ये इनका आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। अब ये दोनों सही हैं, तो हमने पहले ही कहा था कि सी और डी ऑप्शन जिसमें एक गलत है, अगर ऊपर के असर्शन और रीजन दोनों सही हो जाते हैं तो ये ऑप्शन आपको अब देखना ही नहीं और ये ऑप्शन आपको अब चुनना ही नहीं है। जब आपको नहीं चुनना है तो आपके लिए आसानी ये हो गई कि आप जो है इन दोनों ऑप्शन को कट कर दीजिए। अब हुआ क्या? आप व्याख्या करता है कि नहीं, इस पर हमको ध्यान देना है। जब हम दोनों को पढ़ेंगे कि महिलाएं, दलित, निर्धन, अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार है, क्योंकि ये इनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है और माना जाता है कि लोकतंत्र जो है इनके आत्मसम्मान का वाहक बन के उभरा है। तो इनका ऑप्शन क्या सही हुआ? यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इन प्रश्नों पे जाएंगे। जो तीसरा नंबर का प्रश्न है, तीसरा प्रश्न क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अब सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का कथन संविधान के मात्र एक अनुच्छेद के बारे में स्पष्ट तौर पे है कि उन्होंने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा। बाकी बहुत से विद्वानों ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। उसकी चर्चा हम आगे चल के जब पॉलिटी की क्लास चलेगी तो करेंगे। तो निश्चित तौर पर यह असर्शन आपका सही है। क्यों कहा है? अब अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रदान करता है। आप ये भी जानते हैं कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
5 रिट प्रदान किए गए हैं जो किसी भी व्यक्ति के अगर मूल अधिकारों का हनन करता है तो इन रिट के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से अपने मूल अधिकारों को बहाल करवा सकता है, उसका उपचार प्रदान करवा सकता है। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। असर्शन और रीजन सही होने की वजह से जो आपका ये ऑप्शन है सी और डी ऑप्शन जो है वो आपका कट गया। जब ये कट गया तो आपके ये सी और डी ऑप्शन आपके कट गए, यानी ये नहीं होंगे। अब बचे 2 ऑप्शन ए और बी। फिर हम वही पद्धति को अपनाते हैं कि जब इसको पढ़ते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, क्योंकि मूल अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध ये रक्षोपाय करता है। इसीलिए उसको आत्मा कहा कि भारतीय संविधान ने जो व्यवस्थाएं दी हैं उस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का अगर हनन होता है तो इन रिटों के माध्यम से न्याय प्राप्त कर सकता है, अपने अधिकारों की बहाली करा सकता है। तो इसका मतलब हुआ कि व्याख्या स्पष्ट तौर पे करता है। तो हमारा ऑप्शन हुआ ए, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। अब आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। जब 4 पे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है। राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ये जानते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में ये प्रावधान किया गया। बच्चों की शिक्षा का दायित्व जो है राज्य के ऊपर डाला गया। ये मूल अधिकार के रूप में भी चिन्हित किया गया, नीति तत्व के रूप में भी चिन्हित किया गया। रीजन क्या है? एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। निश्चित है कि एक लोकतांत्रिक समाज में अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसका सोचने समझने का दायरा बढ़ेगा, अपने अधिकारों को अच्छे ढंग से समझ पाएगा, अपने कर्तव्यों का अनुपालन भी अच्छे ढंग से समझ पाएगा। पूर्ण मानव के विकास के लिए ये शिक्षा बहुत जरूरी है। तो दूसरा जो रीजन है वो भी सही होता है। असर्शन और रीजन दोनों सही होने की वजह से आपके जो सी और डी ऑप्शन है ये भी मुकाबले से बाहर हो गए। सी और डी ऑप्शन मुकाबले से बाहर हो गए। अब हमारे पास क्या विकल्प है? जो 2 विकल्प है ए और बी, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। जब हम क्योंकि लगाते हैं कि राज्य 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, क्योंकि व्यक्तित्व के विकास के लिए, बच्चों के विकास के लिए मानवाधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार अपरिहार्य है, तो इसकी सही व्याख्या करता है, यानी ये ऑप्शन आपका ये सही होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। जब 5 पे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या आंसर आता है, इसका क्वेश्चन क्या आता है, और तब हम इसको आपको बताने की कोशिश करते हैं। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। अब इस कथन पे गौर करना है। निश्चित तौर पे ब्रिटेन में राज्य परिवार है, राजतंत्रीय शासन, उसको संसदीय राजतंत्र कहा जाता है। भले वहाँ पे मंत्रिपरिषद शासन करती है, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था का प्रमुख राजा है। और हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित है। तो वहाँ की व्यवस्था और हमारी व्यवस्था में, चूँकि हम गणतंत्र हैं कि राष्ट्रपति निर्वाचित है, और वहाँ जो संवैधानिक प्रमुख है वो राज्य परिवार से आता है जो वंशानुगत है, तो ये भिन्न है। ये असर्शन आपका सही है। अब दूसरा रीजन पे हम गौर करते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। अब इस पे गौर करिए। जो रीजन है, भारत का जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है, यानी भारत में शासन की समस्त शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद को प्राप्त है। और अमेरिका का राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है, यानी उसको भारत के राष्ट्रपति की तुलना में ज़्यादा शक्तियां प्राप्त है। तो भारत का राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति के पद से मिलता है? निश्चित तौर पे नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है, नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है। तो हमारे जो इसमें अब आंसर क्या होगा? एक तो गलत हो गया, यानी रीजन आपका गलत हो गया।
जब रीजन गलत हो गया तो आपके ऊपर के जो दोनों ऑप्शन थे वो जो है कट गए। ऊपर के दोनों ऑप्शन गलत होने की वजह से अब आपको नीचे के दो ऑप्शन में गौर करना है। अब आपको इस पर चिंता ही नहीं करनी है कि व्याख्या कराता है कि नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन आपका गलत हो गया, यानी रीजन आपका गलत हो गया, असर्शन सही हो गया। तो इसमें सही उत्तर होगा क्या? ये सही है किंतु आर गलत है, यही उत्तर आपका सही होगा। और इस तरह से आप जो है असर्शन और रीजन के सवालों को आप पहले इस पे गौर करेंगे कि दोनों सही है कि नहीं। अगर दोनों में से कोई एक भी गलत हो गया तो आपके ऊपर के दोनों ऑप्शन जो ए आर सही है, आर ए की व्याख्या करता है, या ए आर सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है, उस पर आपको गौर ही नहीं करना है अगर असर्शन रीजन में कोई एक गलत हो गया। अब हम नीचे के दो ऑप्शन पे आपको विचार करना है। तो अगर व्याख्या करनी है तो हमेशा असर्शन और रीजन जब सही हो गए तो आपको बीच में क्योंकि अगर लगाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर ये नहीं समझ में आता कि सही व्याख्या का मतलब क्या है। तो सही व्याख्या का मतलब, क्योंकि जो कथन लिखा हुआ है उसके संदर्भ में वो व्याख्या करता है कि नहीं। ये जरूरी नहीं है कि वो जो कथन लिखा गया है उसकी व्याख्याएं कई हो सकती हैं। उन कई व्याख्याओं में जो रीजन में व्याख्या दिया गया है वो शामिल है कि नहीं। अगर रीजन में दी हुई व्याख्या जो है कथन को प्रमाणित करती है, कथन को सिद्ध करती है, तो इसका मतलब हुआ कि क्योंकि लगाना आपका सार्थक हुआ। अब उस पर मत गौर करिए कि कई कारण है कथन को सिद्ध करने के लिए, सिर्फ एक ही कारण दिया है। हमें प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से निर्णय लेना है और उसमें सर्वोत्तम जो तरीका यही होता है कि हम क्योंकि लगाएं तो हमारा आंसर जो है, उत्तर है, वो सही रूप में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम अगले जो वीडियो में है आपको इसी तरह की आइडियाज जो आने वाले एग्जाम हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक दिवसीय परीक्षा हो, सिपाही भर्ती परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, या लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा हो, या संघ लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षा हो, उसमें इस तरह की परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं को या अच्छे ढंग से पेपर को कैसे हल करें या कैसे हम बेहतर ढंग से उसको परफॉर्म करें एग्जामिनेशन हॉल में, उसको पर मैं निरंतर आपको आइडियाज इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, इस चैनल के माध्यम से दूंगा। और इस तरह के आइडियाज और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आपको ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को निरंतर सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और कमेंट्स भी देने होंगे, जिससे आपके विचार को हम प्राप्त करके उस पे अच्छे निष्कर्ष भरे सुझाव आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। इसके पश्चात आप बेहतर अपना प्रदर्शन आने वाले सभी एग्जामों में कर सकें। उसके बाद हम आपको जो है अगले वीडियो में और भी जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आज एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।